एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय तटीय प्रदेश एवं बंदरगाह, मीन्स इंडियन कोस्टल प्लेन्स एंड सी पोर्ट्स। कौन कौन से कोस्टल प्लेन्स होंगे, इन कोस्टल प्लेन्स पर कौन कौन से स्टेट लाई करते हैं, हम उन्हें देखेंगे और इन्हीं प्लेन्स पर बंदरगाह भी हैं और उसे भी देखेंगे। साथ ही साथ और भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हम उसे भी कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय तटीय प्रदेश को देखते हैं। पहले तो थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ाया है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। तो आज हम देखेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिम के एरिया को। मीन्स इंडिया का ऐसे है, तो ये वाले तो पूरे हो गए माउंटेन्स, इधर भी हो गया, मीन्स कटा हुआ माउंटेन्स है, इधर भी हो गया। तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, क्लियर। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, तो उसका जो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये वाले जो प्लेन है, और इधर पूर्वी में देखें तो इधर भी ये प्लेन है, हम आज उसे देखेंगे। तो इनका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। अब देखिए, यहाँ बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, इधर नर्मदा निकली, फिर ताप्ती निकली, फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। इधर गोदावरी जाती है, कृष्णा जाती है, फिर इधर कावेरी जाती है, पेन्नार है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं। तो देखिए, यहाँ से नदी आ रही है, काफी वेग से आ रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो नदी की स्पीड धीरे हो जाती है, और वो जितने भी उसके अवसाद होते हैं, मीन्स ईंट बालू पत्थर जो भी होते हैं, वो लेकर जो आती है, वो उसे कलेक्ट कर देती है। मीन्स एक जगह उसे उतना भारी वो लेकर चल नहीं पाती है, तो उसे वो क्या करती है, वहीं पे कलेक्ट कर देती है, जिससे उस प्लेन का निर्माण हो जाता है। तो ये एक वर्ष में या फिर 2 वर्ष की कहानी नहीं है, इन लाखों वर्ष से ऐसा हुआ है, तब जाकर इन प्लेन्स का निर्माण हुआ है। क्लियर। तो इसी तरह से ईस्टर्न घाट इधर पूर्वी घाट के पूरब का हिस्सा, और इसी तरह से पश्चिमी घाट के पश्चिम के हिस्से का निर्माण हुआ है। तो अब देख लेते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और एक बात, सिर्फ नदियों का ही हाथ नहीं है इस प्लेन का निर्माण करने में, इसमें कुछ हाथ समुद्रों का भी है। समुद्र से भी कुछ ना कुछ अवसाद बाहर आते रहते हैं, प्लेन्स पर बिछा दिए जाते हैं, तो इससे भी उनका निर्माण हुआ है। नदियों और समुद्रों ने मिलकर इस प्लेन्स का निर्माण किया है। अब देखते हैं तो इस प्लेन्स पर कौन कौन से स्टेट लाई करते हैं, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला आएगा गुजरात। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोस्टल प्लेन्स एरिया में या फिर कहें कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी सीमा समुद्रों से मिलती है, मीन्स जो समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं, कौन कौन से वो स्टेट हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा गुजरात। अब गुजरात के बारे में देखें तो ये सबसे बड़ी सीमा बनाती है। देखिए, ये सीमा कैसे हुआ है, यहाँ से पूरा समुद्र से लगा हुआ है, ये पूरा ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ, फिर उसके बाद ऐसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से गुजरात सबसे लंबा समुद्री सीमा बनाता है। क्लियर। इसी गुजरात में, इस एरिया में यहाँ पर रन ऑफ कच्छ, फिर यहाँ पर इसे कहेंगे कच्छ की खाड़ी, इसे कहते हैं सौराष्ट्र, और इसके तट को कहते हैं काठियावाड़ का तट। वैसे भी तटों के नाम बताऊंगी। इसके तट को कहते हैं काठियावाड़ का तट, जो यहाँ तक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है ये जो धसा हुआ पार्ट है, इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। ये हो गया गुजरात। एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है, सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य वो है गुजरात। क्लियर। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र, ये भी समुद्री सीमा बनाता है। फिर गोवा, सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य, तो वो है गोवा। इसके बाद आएंगे कर्नाटक, फिर केरल से फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर पूरब की तरफ, तो फिर आएगा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, और फिर है पश्चिम बंगाल। तो कुल कितने स्टेट हो गए? 9। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8
9। तो कितने स्टेट हो गए? 9 स्टेट जो समुद्री सीमा बनाते हैं। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें कि कितने स्टेट या कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, मीन्स टोटल, अगर हम टोटल देखें तो जो समुद्री सीमा बनाते हैं तो उसमें आएगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आएगा। क्लियर? और यहाँ पर दमन दीव भी आ जाता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो बीच बीच में गैप खाली है तो वो तो स्टेट है, मीन्स यहाँ पे तेलंगाना है, इसका कोई समुद्री सीमा नहीं है। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। यही 9 स्टेट है जिनकी समुद्री सीमा है। सॉरी, ये तो मैंने बता दिया कि गुजरात जो है वो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है और गोवा जो है सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाता है। लेकिन स्थलीय सीमा भी कोई बनाता होगा। सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? तो वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। क्लियर? और अब इस समुद्री सीमा की लेंथ कितनी है ये पूछ लिया जाता है। हम यहाँ से पूरा रन किए, फिर ऐसे ऐसे चलते 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 हम यहाँ कोलकाता तक पहुँचते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है? तो उसकी लेंथ होगी 6100 किलोमीटर। क्लियर? हाँ, ये क्या है? ये तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। और अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी ऐड कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ये हो गया तट रेखा और इसमें अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप को ऐड किए तब उसका लेंथ इतना आया 7516 किलोमीटर। और फिर बात करें स्थलीय सीमा की लंबाई, मीन्स इसके ऊपर का तो मैप मैंने यहाँ बनाया नहीं है, आप इमेजिन करो इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा वो स्थलीय सीमा से जुड़ता है। मीन्स इधर राजस्थान चले जाएं, गुजरात का कुछ पोर्शन पाकिस्तान से लगता है, राजस्थान का कुछ पोर्शन पाकिस्तान से लगता है, फिर जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान से लगता है, फिर उधर चले जाएं तो उत्तराखंड ये तिब्बत से लगता है, फिर नेपाल से उत्तर प्रदेश बिहार लगता है। तो इस तरह से चले जाए, उधर ईस्ट में चले जाएंगे तो चीन और म्यांमार से लगता है। तो ये अगर हम उधर माउंटेन्स, उधर पूरा क्या है माउंटेन्स ही है ना, माउंटेन्स पर रन करें, मीन्स यहाँ से उठे, कहाँ से, गुजरात से, यहाँ कक्ष से ही उठे और चलें, उठेंगे क्यों, हम चलेंगे, कक्ष से उठेंगे, सॉरी चलेंगे और फिर इसके बॉर्डर पर, इंडिया के बॉर्डर पर हम चलते जाएंगे और हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, कोलकाता तक आ जाते हैं। कोलकाता से यहाँ से समुद्री सीमा शुरू हो जाती है। तो कोलकाता तक आते हैं तो हमें कितना चलना पड़ा, तो उसकी लंबाई होगी 15,600 किलोमीटर। समझ में आ गया? तट रेखा 6100 किलोमीटर, तट रेखा प्लस अंडमान प्लस लक्षद्वीप तो 7516 किलोमीटर। और सॉरी तट रेखा लिखा है, ये स्थलीय सीमा 15,600 किलोमीटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को, तो ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ एंड होता है और इसमें के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें देखते हैं। देखिए, अगर बात करें पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट में अंतर है, ये बात को आप समझिएगा। पश्चिमी घाट ये माउंटेन्स वाले पार्ट है जो मैंने इसके पहले के वीडियो में बनाया है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके पश्चिम में प्लेन है, जहाँ पे आप घूमते हैं, जहाँ पे आप बीच पर जाते हैं, वो एरिया जो बालू बालू टाइप एरिया है, वो एरिया है प्लेन्स, और हम उसी एरिया को पढ़ रहे हैं। तो इसकी शुरुआत होती है यहाँ कच्छ से, यहाँ पे हाँ कच्छ से पश्चिमी देखिए मैं खुद भूल जा रही हूँ, पश्चिमी मैदान का जो एरिया है वो शुरू होता है, पश्चिमी तटीय मैदान का एरिया कच्छ से स्टार्ट करेंगे। और ये पूरा ये देखिए मैंने ब्लू लाइन बनाया है, तो ये पूरा तटीय प्रदेश है, ये तटीय मैदान है। ये पूरा आएगा केप केमोरिन तक। यहाँ पर है केप केमोरिन कहें या कन्याकुमारी कहें, सेम मीनिंग है। तो कच्छ से केप केमोरिन तक
और अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो वो स्टार्ट होता है यहाँ बंगाल कोलकाता से और ये आएगा पूरा केप के मोरिंग तक, मीन्स दोनों आकर केप के मोरिंग पर मिलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं ये जो प्लेन्स है यहाँ पर ये कितने चौड़े हैं, मीन्स इनकी ब्रेथ कितनी है। तो अगर इधर देखेंगे यहाँ कच्छ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे इधर इधर आती है नर्मदा नदी, फिर आती है ताप्ती नदी, यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है ताप्ती और नर्मदा घाटियों में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है, 80 किलोमीटर तक है। लेकिन जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे ये जो घाट है यहाँ पे और विस्तृत होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये चौड़ाई कम होती जाती है, कम होती जाएगी। जो आएगा सबसे, अगर बीच का पार्ट देखें एक एवरेज लें तो 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर की ब्रेथ है इसकी। और कहीं कहीं पे तो इसकी जो ब्रेथ है वो 50 किलोमीटर से भी कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो सब ये मैदानी भाग दिख रहे हैं, यहाँ पे इन सब का एक अपना नाम भी है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे यहाँ गुजरात को देखेंगे, ये तो हो गया कच्छ, तो इसी को, इस वाले पार्ट को यहाँ तक है, इसको कहेंगे काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट कहते हैं यहाँ पर इसको। क्लियर। ये जो खंबाती खाड़ी है यहाँ तक इसको कहेंगे, पूरा यहाँ से लिए यहाँ तक इसको कहेंगे काठियावाड़ का तट, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला काठियावाड़ का तट कहते हैं। फिर इसके बाद से हम है दमन, दमन से फिर ये गोवा तक आएंगे, तो इस तट का नाम है कोंकण तट। क्लियर। फिर यहाँ गोवा से ये पूरा मैंगलोर तक आएंगे, तो इस तट का नाम होगा कन्नड़ तट। देखिए गोवा में कोंकण भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो इसीलिए इसका नाम है कोंकण तट। इधर ये मैंगलोर ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, जिसके कारण इसका नाम है कन्नड़ तट। और फिर आएंगे नीचे ये वाला तट, ये पूरा केरल में, सॉरी यहाँ मैंगलोर से, ये पूरा मैंगलोर से और ये पूरा केरल तक जाएगा, तो इस तट का नाम है मालाबार, मालाबार तट। क्लियर। अब इसके बाद से पूर्वी तट की तरफ देख लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग होगी कोलकाता से कन्याकुमारी तक, जैसे इसकी स्टार्टिंग हो रही थी कच्छ से कन्याकुमारी तक, मालाबार तट यहाँ कन्याकुमारी तक होगा। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान को देखते हैं, जिसकी स्टार्टिंग होती है कोलकाता से, यहाँ कोलकाता से लिए और फिर आते हैं पूरा उड़ीसा, ये पूरा उड़ीसा यहाँ तक होगा उड़ीसा। इसका नाम होगा उत्कल तट। क्लियर। फिर इसके बाद से ये आता है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश है तो इस वजह से इस तट का क्या नाम होगा, आंध्रा तट, आंध्रा तट, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। क्लियर। आंध्रा तट कहें या गोलकुंडा तट कहें, ये पूरा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट होगा कोरोमंडल तट। इसकी स्टार्टिंग होती है, ये कृष्णा नदी यहाँ फ्लो होती है, तो आंध्र प्रदेश से ही, मीन्स कृष्णा नदी जहाँ पे जिस जगह पे बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो वहां से ये स्टार्ट होता है और फिर ये पूरा तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी पूरा, तो इस तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और ये वही तट है जहां पर एक बार सुनामी आई थी, कब आई थी, आई थिंक 2004 में आई थी, 2004 में, और यही तट उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, मीन्स सबसे ज़्यादा नुकसान इसी तट पे हुआ था, तमिलनाडु एरिया में ही, इसी कोरोमंडल तट पे ही आया था सुनामी। क्लियर। तो देख लिया मैंने कौन कौन से तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट 3, मालाबार 4, फिर इधर 5 उत्कल तट, 6 आंध्रा तट, 7 कोरोमंडल तट। क्लियर।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बंदरगाहों को। अब बंदरगाह को देखने से पहले, वैसे हैं इंडिया में 13, लेकिन इनका निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से कृत्रिम है और कैसे प्राकृतिक होते हैं ये, इसमें थोड़ा सा अंतर पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम इन 13 बंदरगाह को देख लेंगे। वैसे हैं 14, 14वां जो है वो निर्माणाधीन है, मीन्स अभी बन रहा है वो यहाँ मुंबई के पास में। तो पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम बंदरगाहों के नाम देख लेंगे। कैसे ये बंदरगाह बनते हैं, देखिए ये है, मान लीजिए लैंड है, कोस्टल एरियाज में ही बंदरगाह होंगे, जहाँ समुद्र और लैंड मिलते हों वहीं पर बनेंगे। तो ये लैंड है ये पूरा। अब इसका जो बॉर्डर होता है, मीन्स इसकी जो सीमा होती है वो कुछ इस तरह से होती है, कटी फटी होती है। कटी फटी मीन्स थोड़ा सा ऐसे मुड़ा मुड़ा बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे ये फायदा होता है कि इससे ये फायदा होता है कि मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ से कोई शिप आ रही है, कोई शिप आ रही है, वो शिप आएगी यहाँ पर वो रुकेगी और अपना सामान उतारेगी, मीन्स यहाँ उतारेगी या फिर इस तरफ उतारेगी, जिसकी वजह से उसे इजी होता है और फिर वो पीछे से घूम भी सकती है, तो ये उसके लिए इजी हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर प्लेन रहेगा तो शिप आएगी तो इसके लिए घूमना उमना बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे वो सामान उतारेगी, हमें पानी में जाके सामान उतारना पड़ता है। तो ऐसे जब होते हैं तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब ये कृत्रिम रूप से बने हुए लेकिन ये जब प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन शिप्स के लिए। देखिए अब जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ का जो प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा कटा फटा है, कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पे शिप्स के लिए बहुत आरामदायक होता है। लेकिन अगर आप पूर्वी की तरफ चले जाएं, पूर्वी प्लेन की तरफ, तो यहाँ का जो है कुछ इस तरह का है। पूर्वी घाट की बात नहीं करें, घाट तो कटे फटे हैं, हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो प्लेन्स यहाँ पे ज़्यादा कटे फटे नहीं हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। घाट यहाँ पे कटे फटे हैं, नदियों ने काट दिया है, उन्हें प्लेन कर दिया है। लेकिन अगर हम पूर्वी तटीय प्लेन की बात करेंगे, मैदान की बात करेंगे, तो वो कटे फटे ज़्यादा नहीं है इसकी तुलना में। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे शिप्स नहीं आते या फिर इधर पोर्ट नहीं है यहाँ भी है, लेकिन इसकी तुलना में ये कम कटे फटे हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से बंदरगाह हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है कांडला बंदरगाह। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, मीन्स ज्वारीय बंदरगाह मीन्स क्या, शिप आती है और फिर देखिए ऐसे है, शिप आई यहाँ पे और फिर उसे रिटर्न होने में भी आराम रहता है, मीन्स समुद्र का पानी भी आता है फिर वो रिटर्न हो जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं ज्वारीय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। इसमें एक ही बात याद रखने की जरूरत नहीं, दो बात याद रखने की जरूरत है कि ये एक ज्वारीय बंदरगाह है और इसका नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। देखिए पूरा का पूरा मुंबई शहर जो है वो सालिकेट द्वीप पर बसा हुआ है, पूरा मुंबई शहर, और उसी सालिकेट द्वीप पर ही बना हुआ है मुंबई बंदरगाह। पूरे भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह और सबसे बड़ा बंदरगाह। इसकी व्यस्तता को देखते हुए एक नया बंदरगाह वहीं पे बनाया गया है, नहवा सेवा बंदरगाह, जो इस मुंबई बंदरगाह से थोड़ी सी दूर पर स्थित है। नहवा सेवा बंदरगाह ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, मीन्स देखिए मुंबई तो पहले से बना हुआ था, यहाँ पे बंदरगाह हमें प्राकृतिक बंदरगाह बना हुआ था, लेकिन नहवा सेवा जो है वो कृत्रिम मीन्स मानव निर्मित बंदरगाह है, यंत्र चालित या फिर ऑटोमेटिक बंदरगाह इसे कहेंगे। नहवा सेवा किस लिए बनाया गया है, मुंबई के काम के बोझ को कम करने के लिए। अब ये नहवा सेवा बंदरगाह का भी नया नाम रखा गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखिए इसका क्या नाम रखा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसका नाम हो गया। इस नहवा सेवा का क्या नाम रखा गया, इसका नया नाम क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट आता है मर्मगांव बंदरगाह, जो गोवा में है। ये जुआरी नदी पर बना हुआ है बंदरगाह। जुआरी नदी एस्चुरी बनाती है, वहीं पर ये बंदरगाह बना हुआ है। नेक्स्ट है न्यू मंगलौर बंदरगाह, ये कर्नाटक में है। फिर इसके बाद आते हैं कोच्चि बंदरगाह, ये कोच्चि केरल में है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका नया नाम रखा गया है चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह। हाँ, पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह। ये जो नाम रखे गए हैं इनके, वो एग्जाम में पूछ लेता है। चिदम्बर लिख देते हैं, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह। नेक्स्ट देखते हैं चेन्नई बंदरगाह। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें चेन्नई बंदरगाह को, तो ये गहरा नहीं है, ये सब गहरे हैं, लेकिन चेन्नई बंदरगाह बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, जिसकी वजह से इसे कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। मीन्स इसे और गहरा बनाया गया है जिससे यहाँ पे काम किया जा सके, मीन्स इसे यूजफुल बनाया जा सके। तो चेन्नई बंदरगाह है वो। नेक्स्ट है एन्नौर बंदरगाह, जो चेन्नई से उत्तर में बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, काफ़ी फेमस है ये सबसे गहरा बंदरगाह है। सब में कंपेयर करें तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और यहाँ पे शिप्स का निर्माण किया जाता है, और जो शिप्स टूट फूट जाते हैं या फिर उनमें कोई क्षति हो जाती है तो यहाँ पर उसकी मरम्मत की जाती है। नेक्स्ट अब देखते हैं उड़ीसा की तरफ। तो उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। और फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर है कोलकाता बंदरगाह। इस कोलकाता बंदरगाह का पहले अंग्रेजों ने भी इसका यूज़ किया था, और इसका निर्माण अंग्रेजों ने ही किया हुआ है। और ये पारादीप बंदरगाह जो है ये महानदी पर है। ये अंदर मीन्स समुद्र से 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो महानदी पर ये बना हुआ है। वैसे ये 13 बंदरगाह जो हैं वो बड़े बंदरगाह हैं, मीन्स भारत के बड़े बंदरगाह हैं, जिसका केंद्र सरकार जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे बंदरगाह हैं, वैसे वो छोटे छोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। छोटे छोटे बंदरगाह हैं जो राज्य सरकार देखती है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, कोच्चि बंदरगाह। ये एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शिप्स रुकते हैं, मीन्स जहाज यहाँ पे ठहरते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें लर्न हो जाए। पहले कांडला बंदरगाह, ये गुजरात के काठियावाड़ तट पर है। नेक्स्ट ये एक ज्वारीय बंदरगाह है और इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह, ये सालिकेट द्वीप पर है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस पूरे भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। लेकिन अगर बात करें इस पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह तो होगा कोलकाता बंदरगाह। क्लियर। लेकिन इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा तो मुंबई बंदरगाह। फिर है इसी के काम को कम करने के लिए बनाया गया है नावा सेवा बंदरगाह, इसका नाम रखा गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर है मर्मगांव जो जुआरी नदी पर है। फिर है मैंगलोर, ये न्यू मैंगलोर, ये कर्नाटक में। कोच्चि सबसे बड़ा शिपयार्ड, मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाज रुकते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु में है, ये सबसे दक्षिणी बंदरगाह इसे कहते हैं। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका नाम रखा गया है चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट है फिर चेन्नई बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। फिर एन्नौर इसी के उत्तर में है, तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है पारादीप, ये महानदी पर बना हुआ है पारादीप। फिर उसके बाद है कोलकाता, इस पूर्वी एरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह तो कोलकाता बंदरगाह। तो ये समझ में आ गया। और वैसे एक मिनट, मैंने आपको 12 ही बताया है। 13वां बंदरगाह एक यहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर 13वां बंदरगाह है। ये मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया है पोर्ट ब्लेयर। तो इस तरह से बंदरगाह भी देख लिया हमने और भारतीय तटीय प्रदेश भी देख लिया है। तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और कोरोना में घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें घर पे रहना है और वीडियो देखना है, हमें पढ़ाई करना है। सारे एग्जाम एक ही साथ आएंगे, लोड बढ़ जाएगा, इसलिए लोड कम करने के लिए आप अभी से थोड़ी थोड़ी करके प्रिपरेशन करते रहिए। रेगुलर रहेंगे तभी चीज़ें याद रहेंगी, वरना गैप हो जाएगा तो फिर भूल जाएगा क्या, हमें पता भी नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात, हम क्या भूलते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हमें लगता है हमें सब याद है, ये मेरे साथ भी होता है, मुझे लगता है मुझे सब याद है, सब याद है, सब याद है।
इसी वहम में हम चलते रहते हैं और फिर जब पढ़ने बैठो, अरे मैंने पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था, वो मैंने पढ़ा था, लेकिन याद नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें रेगुलर रहना चाहिए और हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। आप मैं बना रही हूँ, कुछ दिन में इसके पीडीएफ भी डाल दूँगी, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, लेकिन उसमें से 90% बच्चे होंगे जो पीडीएफ को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ डाउनलोड करके मीन्स मटेरियल कलेक्ट करके रखते चले जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, मैं भी पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी कॉपी किताब ही अच्छा लगता है या फिर ये बोर्ड अच्छा लगता है। तो पीडीएफ से पढ़ना मुझे भी नहीं पसंद आता है, लेकिन अगर जिसे पसंद आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है उसके लिए। तो इसी तरह से आप रेगुलर पढ़ते रहिए, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।